है वो 12 नवंबर को होना है। उसकी क्या तैयारियां करना है, आप लोगों के क्या-क्या फील्ड इन्वेस्टिगेटर जो है उनके क्या-क्या दायित्व हैं, उन्हें अपना काम कैसे करना है, इन सब की जानकारी आज आपको देना है। तो इसके लिए आज ये जो है वेबिनार रखा गया है आप लोगों का। इसमें पूरा प्रेजेंटेशन भी तैयार किया है। इसको पुष्पेन जी थोड़ा प्रेजेंटेशन चालू कीजिए। जी सर, प्रेजेंटेशन चल रहा है सर। पहली स्लाइड है, अभी नेक्स्ट स्लाइड हम कर रहे हैं। जी, ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई है सर। हाँ थोड़ा जूम करो इसको, हो पाएगी क्या? जी, बढ़ा रहे हैं। हाँ, इसमें ये जो हमारे फील्ड इन्वेस्टिगेटर हैं, आज सभी जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये निर्देश है कि आपके नियुक्ति आदेश आपको जारी हो चुके हैं और आप नेस पोर्टल पर जाकर के अपने लॉगिन आईडी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आवंटित जो आपको स्कूल दिया गया है, साथ ही इसमें पर्यवेक्षक और डीएलसी का नाम और संपर्क माने उसका मोबाइल नंबर आदि भी दिया गया है। तो 12 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे का समय पर सुचारू रूप से संचालन करने के लिए एफआई को निम्नलिखित जिम्मेदारियों को निभाना है। वो उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनके जो उत्तरदायित्व हैं, उनके संबंध में आप लोग अच्छी तरह से आज समझ लें और उनको पढ़ भी लें। अपने लॉगिन का उपयोग करके नेस पोर्टल की नियुक्ति पत्र एलओए डाउनलोड करना है आपको। एलओए में एफआई को सौंपे गए नमूना सैंपल, स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, पता के साथ कौन से ग्रेड में सर्वेक्षण किया जाना है ये अंकित है उस पर। ग्रेड का मतलब है कि कक्षा तीसरी, 5वीं, 8वीं या 10वीं, ये ग्रेड है। 3rd ग्रेड, 5th और 8th और 10th ग्रेड का जो सर्वे हो रहा है नेस का, उसमें आपको कौन सी कक्षा के लिए नियुक्त किया गया है वो उसमें सब आपको लिखा हुआ मिलेगा। एलओ में फोटो और हस्ताक्षर होंगे। एफआई को एलओए और एक फोटो आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, विभागीय आईडी आदि के साथ निर्धारित नमूना स्कूल में को जाना चाहिए। तो ये सब आपके पास कोई भी आइडेंटिटी हो उसकी, आपके पास ये एलओए पत्र जो आपका नियुक्ति पत्र है वो आपके पास होगा। उसमें आपकी फोटो होगी, उसमें आपके हस्ताक्षर भी होंगे और आपकी एक आइडेंटिटी कार्ड आपके साथ कुछ भी ये रहना चाहिए, जिससे कि उस स्कूल में जहाँ पे आपको नियुक्त किया गया है, जब आप वहाँ पहुंचे तो अपनी आइडेंटिटी बता सकें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और मुझे क्या करना है। अब ये F1 12 नवंबर 2021 को सुबह 7:30 बजे नियत स्कूल को रिपोर्ट करेंगे। आपको जो स्कूल आवंटित किया गया है, जिस कक्षा के लिए किया गया है, वहां पे आपको सुबह 7:30 बजे 12 तारीख को पहुंचना है और नेस के दिन एफआई ऑब्जर्वर के लिए कार्य के तहत सौंपी गई गतिविधियों को अनुसूची जो आपको शेड्यूल अनुसार कार्य करेंगे। जो आपको पूरा शेड्यूल दिया गया है कि आपको कब कब क्या क्या करना है, उसी टाइम के अनुसार से गतिविधियों को आप संचालित कराएंगे। सैंपल विद्यालय में पहुंचने पर, सैंपल विद्यालय का मतलब है जो विद्यालय आपको आवंटित किया गया है, तो उस विद्यालय में पहुंचने पर प्राचार्य, वहां के प्रधानाचार्य, एचएम से मिलें, अपना परिचय दें और समझाएं कि आप स्कूल में नेस के संचालन के लिए उपस्थित हुए हैं और यह भी बताएंगे कि किस ग्रेड कक्षा को भी सर्वेक्षण होगा, उसमें वो रहेंगे। प्राचार्य प्राध्यापक को परिचयात्मक ज्ञापन सौंपें। सैंपल स्कूल बार, फील्ड नोट, हैंड आउट, कंट्रोल सीट और डेस्क स्टिकर्स डीएलसी वितरण केंद्र द्वारा पूर्व से ही भेज दिए हैं।
यानी बच्चों को जहाँ बैठना है, जिन डेस्क पे बैठना है, वहाँ पे उनका जो उनकी पर्चियां हैं, स्टिकर्स हैं, वो सब आपको वहाँ पे मिलेंगे। आप अच्छी तरह से उनको एक बार चेक कर लीजिए कि उनका जो सीटिंग अरेंजमेंट है, वो जिस तरह के नेस में निर्देश दिए गए हैं, उसी सिस्टम में उनको जो है व्यवस्थित किया गया है कि नहीं किया गया है तो आपको उस ढंग से व्यवस्थित कराना है। चयनित ग्रेड के छात्रों की कक्षा का उपस्थिति रजिस्टर आपको प्राप्त करना है। क्या होगा कि स्कूल में अगर 2 या 2 से अधिक उनके सेक्शन हैं, तो इनको क्या किया गया है कि रैंडमली कोई एक सेक्शन को चयन किया गया है और उस सेक्शन में मान लीजिए कि 40 से 50 बच्चे हैं, तो उनमें से उन्होंने रैंडमली 30 बच्चों को जनरली चुना है। तो वो जो चयनित बच्चे हैं, उनका आप मिलान कर लीजिए, उनका फोटोग्राफ भी रहेगा, सारी चीजें वहां पे उनका रहेगा और उससे आप उनका अटेंडेंस सीट से पूरा उसका मिलान करके और सीटिंग अरेंजमेंट के अनुसार ही उनको व्यवस्थित रूप से बैठलवा दीजिए। तो अटेंडेंस रजिस्टर से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। जो बच्चों का उस दिन का सीटिंग अरेंजमेंट होगा, उसकी पूरी जानकारी आप उससे करके और वैसे ही व्यवस्थाएं कराइए। आपको ये देखना है कि जहाँ पे परीक्षा केंद्र है और परीक्षा केंद्र में जिस कमरे में ये परीक्षा ली जा रही है, उसमें पर्याप्त रोशनी है कि नहीं है। अगर वहाँ पे अब तो वैसे सीजन थोड़ा ठंड का आ गया है, तो पंखों की जरूरत नहीं होगी, फिर भी आप देख लीजिए पंखे हैं कि नहीं है। अगर जरूरत पड़ती है तो उनका उपयोग किया जा सके। पानी की पीने की व्यवस्था है कि नहीं है, उसमें पर्याप्त वेंटिलेटर है कि नहीं है कमरे में, ये भी आपको देखना है। तो इस तरह से कि हमारा जो परीक्षा कक्ष हो वो बहुत ही बच्चों के लिए जो है फ्रेंडली हो। इस तरह का ना हो कि उसमें अंधेरा हो, प्रकाश जा ही ना रहा हो, सफोकेशन हो, वेंटिलेशन ना हो। 30 बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के मान से जो बैठालना है, उसके हिसाब से पर्याप्त जगह है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है, कोविड-19 की जो एसओपी है, उसका पूरा पालन करा करके परीक्षा संपन्न कराई जानी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जहाँ तक संभव हो, आप सुनिश्चित करें कि सर्वेक्षण कक्ष भूतल पर हो सकता है उसमें कुछ ऐसे डिसेबल्ड बच्चे भी शामिल हो रहे हों, जिन्हें फर्स्ट फ्लोर पे जाने में असुविधा हो सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारी प्रायोरिटी है कि ऐसे सारे बच्चों को जो है बहुत ही सुविधाजनक रूप से परीक्षा कक्ष उपलब्ध होना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि आप ग्राउंड फ्लोर पर ही जो है बच्चों का परीक्षा कक्ष होना है। कमरा सामाजिक दूरी बनाए रखने, जो हमने बता दिया, 30 विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त बड़ा हो। नेक्स्ट कार्य के लिए प्रधानाचार्य एचएम से कुर्सी, फर्नीचर आदि उपलब्ध कराने का अनुरोध करें। वहाँ पे सारी चीजें हैं कि बच्चे कोशिश ये करनी है कि बच्चे अपने फर्नीचर पर बैठ के दें। अगर वहाँ फर्नीचर है ही नहीं तो मजबूरी होगी, अन्यथा आप फर्नीचर पर बैठा के ही परीक्षा करवाएंगे। नेक्स्ट कार्य के लिए ये होगा, सर्वेक्षण के लिए छात्रों के चयन सैंपल करने के उद्देश्य से पेन और सफेद कागज 2-3 सीट आपको ले जाना होगी और अभी तो आपको स्कूल में भी मिल जाएगा, ये कोई खास चीज नहीं है। जिससे कि बच्चों का जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसको आप व्यवस्थित ढंग से, जो प्लान है, इसमें एक प्लान आता है कौन सा बच्चा कहाँ पे बैठेगा, उनका रेंडमली जो है सीटिंग अरेंजमेंट भी किया जाता है, उस ढंग से आपको ये कराना है। जहाँ तक संभव सोचें सर्वेक्षण के लिए छात्रों के चयन सैंपल करने के उद्देश्य से पेन, सफेद कागज ये होना चाहिए आपके पास। चीजें तैयार रखें और ऑब्जर्वर के आने की प्रतीक्षा करें। एक आपके ऑब्जर्वर भी वहां पे होंगे, नियुक्त होंगे, वो भी वहां पे पहुंचेंगे और आपको ये उनका वेट करना है कि जब ऑब्जर्वर आ जाए तभी से परीक्षा का कार्य चालू होगा। ऑब्जर्वर की जो है प्रेजेंस में ही ये परीक्षा होनी है, तो आप उनका इंतजार करें, उनसे फोन कांटेक्ट पे आप रहें, जिससे कि आपको पता चले कि वो समय पे आ रहे हैं, कहाँ पे है, कब तक पहुंच रहे हैं। कंट्रोल सीट रिवर्स साइड पर दी गई प्रक्रिया, जो कंट्रोल सीट है उसके पीछे बैक पर जो है दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए ऑब्जर्वर के साथ सैंपलिंग करना है आपको। ऑब्जर्वर जो होंगे उनके साथ जो है
जो उसकी बैक सीट पे जो निर्देश दिए उसके हिसाब से सारी कार्रवाइयां सुनिश्चित करनी है। सुनिश्चित करें कि नियंत्रण पत्रक, कंट्रोल सीट, नैस नमूना, बैच के भाग के रूप में चयनित, ये सब जो चीजें वहां होंगी उनको आप देख करके और वैसी व्यवस्थाएं कर लेंगे। अधिकतम 30 छात्रों का चयन नमूनाकरण प्रक्रिया के बाद किया जाना है। छात्रों के वास्तविक नामों से भरा है और उन्हें नेस आईडी के अनुसार 1 से 30 तक सर्वेक्षण कक्ष में बैठाया जाना है। उसमें पूरा सीटिंग अरेंजमेंट होगा है 1 to 30 तक का, और किस लाइन में कितने बच्चे आ रहे हैं उस हिसाब से ही आपको वहां पे बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। असेसमेंट टेस्ट जो आपका होगा 80 बुकलेट को कंट्रोल सीट के अनुसार नेस आईडी 0 से वितरित करें। माने जो 1 नंबर पे बच्चा बैठा है वहां से शुरू करेंगे, वो 30 नंबर तक जाकर के वितरित करेंगे। नेस आईडी के अनुसार सुनिश्चित करते हुए सही 80 बुकलेट नंबर और सही पीक्यू बुकलेट नंबर जो है वितरित किया जाना है। उस पे आपका ये 80 नंबर होगा, असेसमेंट टेस्ट का बुकलेट का नंबर होगा, इसमें आपको उससे शुरू करना है। और 80 बुकलेट नंबर और सही पीक्यू बुकलेट नंबर, पीक्यू नंबर होगा एक, उसके हिसाब से ही आपको बच्चों को वितरित करना है। बहुत सावधानी से ये जो है आपको इसे वितरित करना है। कोई जिसके लिए अलॉट है वो उसी को मिले, दूसरे को उसका ना पहुंच जाए। नीचे उदाहरण दिया गया है आपका, देखो इसमें डिस्प्ले हो रहा है कि कौन कौन सी बड़ी संख्या है। ये उदाहरण प्रश्न है। ये अगला है कि प्रेक्षक F1 को उनका वर्णन करने वाली टेस्ट बुकलेट के बारे में निर्देशों को पढ़ें। अधिमानता उनके भाषा हिंदी में हो। वैसे ये दोनों वर्जन में रहेगा, हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, तो वो उनको पढ़ सकते हैं। और जो लोकल भाषाएं उनकी उसमें भी उनको देने का उन्होंने प्रयास किया है। छात्रों को सूचित किया जाना चाहिए कि टेस्ट बुकलेट में दिए गए विकल्पों के साथ प्रश्न हैं। जैसे आपका पहला, दूसरा, तीसरा 4 विकल्प हैं और उनके सामने आंसर लिखे हुए हैं। विद्यार्थियों को सही विकल्प पर गोला बनाने के लिए कहा जाना चाहिए। इस मामले में विकल्प 2 सही है। तो विकल्प 2 सही है, तो देखो ये आपके नीचे गोले बने हुए हैं, उसको गिलो किया है दूसरे नंबर को। और गलत तरीका जो होगा कि वो राइट का निशान लगा दें, या कोई हल्का आधा गोला भरें, या बीच में ही केवल भरें, बाकी रह जाए, जैसा कि आपका दूसरा गलत तरीके में सामने दिख रहा है। इस तरह का बच्चों को अभी प्रैक्टिस कराई भी जा रही है, और उस समय भी आपको ऑब्जर्वर को और उनको ये बच्चों को बताना है, समझाना है कि आपको इस तरह के विकल्प वाले प्रश्न मिलेंगे, और उनमें से 1 2 3 4 में जो भी आपका राइट आंसर है उस नंबर के सर्किल को ही आपको पूर्ण रूप से फुली जो है डार्क करना है। आधा अधूरा नहीं करना है, अन्य कोई क्रॉस का, राइट का निशान नहीं लगाना है, उसको केवल पूरा का पूरा काला करना है। छात्रों को ओएमआर सीट कैसे भरना है बोर्ड पर प्रदर्शित करें। यह भी घोषणा करें कि छात्रों को सभी प्रश्नों को हल करना है, कोई प्रश्न उनको छोड़ना नहीं है, उनको ये समझाना है, बताना है। और उसमें अधिकतम 60 प्रश्न होंगे, तो बच्चों का समय है उसमें 2 घंटे का होगा कि आपको लगभग एक क्वेश्चन करने में कितना समय लगना है एवरेज। उस हिसाब से आप क्वेश्चन पेपर को हल करिए, जिससे कि आपका निर्धारित समय में पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आप कर पाए। ऐसा ना हो कि आप जो है 50 क्वेश्चन ही कर पाए और टाइम पूरा हो गया तो आपके 10 क्वेश्चन छूट जाएंगे। इस तरह से बच्चों को पूरी समझाइश देनी है। ग्रेड 3 और 5 में एफआई को ओएमआर सीट पर छात्र द्वारा टेस्ट बुकलेट में चुने गए, टिक किए गए या गोला लगाए गए विकल्प के सर्कल को काला करने में मदद करना है। यदि कुछ छात्र स्वयं ओएमआर भरने में सक्षम है, जहां तक है ग्रेड 5 के, तो सुनिश्चित करें कि वे इसे सही ढंग से भर रहे हैं। तीसरी के बच्चे हैं, उनको ये प्रैक्टिस पूरी अभी कराई जा रही है, फिर भी आपको ये चेक करना है कि वो पूर्ण रूप से भर पा रहा है कि नहीं भर पा रहा है। क्वेश्चन उसने सही किया है, सही जगह
उसने गोले को भरा है लेकिन आधा अधूरा भरा है, तो क्या होगा, जो वेलोसिटी ऑप्टिकल होती है और फिर वो पूरा ना भरा होने पर, पूर्ण रूप से ग्लो ना होने पर वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कंप्यूटर। इसलिए उसको फुली डार्क करना है, उसमें कोई भी स्पेस नहीं बचना चाहिए सर्किल के अंदर। ये बच्चों को समझाना है। सर्वेक्षण कक्ष में शांति एवं अनुशासन बनाए रखना है आपको, नकल आदि ना हो पाए इसके लिए भी आपको सचेत रहना है। विद्यार्थियों को दंडित ना करें, ना ही डांटे। यदि आवश्यक हो तो अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रधानाचार्य एचएम की सहायता लें। वहां पे आप लोग ही रहेंगे, आपका परीक्षक ऑब्जर्वर रहेगा और एफआई रहेंगे, और ये परीक्षा इस ढंग से आप कराएंगे और पूर्ण अनुशासन के साथ परीक्षा, पूरी शुचिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, सही ढंग से बच्चों का मूल्यांकन होना है कि वास्तव में हमारे बच्चों का लर्निंग आउटकम है क्या। ये कोई परीक्षा ऐसी नहीं है कि जिसका कोई अब फर्क पड़ता हो। ये केवल एक सर्वे मात्र है कि शासन की जो योजनाएं हैं, उनका जो मापदंड है, वो उस ढंग से हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा तो उसके लिए फिर विभाग, शासन नई योजनाएं बनाता है उस ढंग से कि हमें अब लर्निंग आउटकम मिनिमम जो बच्चों का है वो होना चाहिए, और वो कैसे लाया जाए, अभी क्या कमी रही है, उन कमियों को खोजा जाता है। इसके लिए ये टेस्ट है, और अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो आपका नाम होगा कि हाँ, इस जिले में अच्छा परफॉर्मेंस आया है, और बच्चों को उनके जो मिनिमम दक्षताएं, मिनिमम कौशल, मिनिमम उनका जो है लर्निंग आउटकम है, वो बच्चों में कोई बेहतर है। केवल इस बात की जांच होती है इससे, और पूरे राष्ट्र में एक साथ ये परीक्षा हो रही है, सभी प्रांतों में हो रही है, और फिर इसकी ग्रेडिंग होगी और आएगा कि कौन सा प्रदेश पूरे देश में अव्वल आया है, और प्रदेश में कौन सा ऐसा जिला है जो देश में और प्रदेश में अव्वल रहा है। इसकी भी ग्रेडिंग होती है इसमें, और सारे जो विषय हैं उनके हिसाब से बच्चों का अचीवमेंट क्या रहा है। हर विषय के जो प्रश्न होंगे उसमें उसमें आएगा कि हिंदी है, अंग्रेजी है, आपका साइंस है, मैथ है, इसमें बच्चों ने कितने 10 क्वेश्चन दिए थे, मान लीजिए गणित में 5 ही कर पाए हैं, तो एवरेज क्या आया है। 50% ही बच्चों के रनिंग आउटकम है, 60% है, 70% है, 80% है, कितना परफॉर्मेंस बच्चे कर पाए। तो ये है कि बच्चों का जो ज्ञान है वो वास्तव में पूरा है, आधा अधूरा है, किस लेवल पे है, किस विषय में क्या कमी रही कि बच्चे कम कर पाए। इन सब चीजों का इससे पता लगता है। तो ये आपको पूरी ईमानदारी के साथ परीक्षा करानी है, और पूरा अनुशासन रहना चाहिए उसमें, और समय पे आपको समय का विशेष ध्यान रखना है, और बच्चों का केवल ये सपोर्ट करना है कि उनको गाइडेंस पूरी इस ढंग से पहले ही, पेपर देने के पहले ही कर देना है कि आपको ये चीजें सावधानी पूर्वक करना है। हाँ, इसमें जो हमारे संस्था के प्राचार्य गण होंगे, क्योंकि उनके यहाँ जो आपके ये ऑब्जर्वर पहुंचेंगे, आपके एफआई पहुंचेंगे, तो प्राचार्य को क्या करना है कि वो 11 नवंबर 2001 का नेक्स्ट परीक्षा के दिन स्कूल में समस्त विद्यार्थियों के लिए बैठे हैं, पीने के लिए पानी, हाँ, और उनका जो क्लासरूम है बच्चों को बैठाया जा रहा है, उस रूम में साफ सफाई, रोशनी की समुचित व्यवस्था करा दें। परीक्षा के दिन समस्त विद्यार्थियों को स्कूल में लाना सुनिश्चित करना है। स्कूल वालों को ऐसा नहीं साहब वो तो हमने बोल दिया था, बच्चे आई नहीं है, बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं, पता लगा परीक्षा का आधा घंटा निकल गया तब तक बच्चे आ रहे हैं। आपको बच्चों को कम से कम 1 घंटे पहले बुला लेना है। 1 घंटे पहले बुला करके बच्चों को कक्षा में जहां पे परीक्षा होनी वहां बैठा लेना है, और 1 घंटे बुलाने का तात्पर्य केवल यह है कि उन बच्चों को ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप दे सकें, सारी सावधानियां उनको बता सकें, परीक्षा में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और परीक्षा में प्रश्न पत्रों को कैसे हल करना है, क्या क्या ध्यान रखना है आपको। आपका जो एक प्रश्न है वो 2 मिनट या उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो पेपर छूट जाएगा आपका, सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। ये सारी चीजें आपको बताने के लिए है कि बच्चों को 1 घंटे पहले आपको बुलाना है, सारे बच्चे समय पे आ जाएं, उनकी मोबाइल नंबर सब कुछ रहे कि आप उनके कांटेक्ट में है कि कभी कोई
हाँ, फील्ड इन्वेस्टिगेटर ऑब्जर्वर के साथ सामंजस्य बनाकर परीक्षा स्वाभाविक ढंग से जो है कराने का दायित्व प्राचार्य का होगा, है उसके वहाँ के हेडमास्टर का होगा। प्राचार्य परीक्षा समय में स्कूल में उपस्थित रहे, निरीक्षण पर आने पर उन्हें व्यवस्थित तरीके से परीक्षा का ऑब्जर्वेशन करने दें। मास्टर ट्रेनर की जो भूमिका है, उनका जो दायित्व है कि अपने ब्लॉक के अंतर्गत किसी भी शिक्षक को आने वाली विषय से संबंधित समस्याओं का निराकरण वो अभी करा देंगे। परीक्षा के दिन जिन विद्यालयों में नेट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, उन विद्यालयों के साथ सामंजस्य बनाकर किसी भी विषय की समस्याओं को पूर्व से हल करें, उनको साझा करें। तो अभी जो तैयारी चल रही है, उसमें इनकी भूमिका रहेगी कि अगर कहीं पे किसी विषय की, टीचर की कोई भी समस्या है, तो उनको वो अभी से हल कराना शुरू करें। जैसे अभी मैं निरीक्षण में गया था, मैंने देखा कि स्कूलों में अभी विषय शिक्षक भी नहीं है, तो आप लोग क्या कर रहे हो वहाँ पे? मैंने संकुल से फिर प्राचार्य को बुलवाया, बीओ को बुलवाया, दूसरे स्कूलों से वहाँ पे टीचरों को लगाया और पढ़ाई का काम चालू करवाया है। तो ये आप लोगों को ये सुनिश्चित करना है, जो ट्रेन टीचर हैं, एक स्कूल में गया, उसी स्कूल में ट्रेन टीचर भी है। अब उससे जब हमने पूछा तो उसने अपने ही स्कूल में कोई कार्रवाई नहीं कराई। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है अभी। आप सब लोग पूरी ईमानदारी के साथ, अपने पूरे दायित्व के साथ फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने काम को आप करें। आप रहते हैं कि त्योहार का दिन है, हमारा घर का ये काम है, वो काम है, ये आपके सेकेंडरी काम है। आपका पहला काम है कि आपके एरिया में जितने भी जगह नेस की परीक्षा होना है, उन सब जगहों पे सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं, विषयवार टीचर्स हैं, पढ़ाई सही ढंग से हो पा रही कि नहीं हो पा रही है, बच्चों को कोई कठिनाई आ रही है क्या, टीचर्स को कोई कठिनाई आ रही है क्या, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने का काम करना है। तो ये आप लोग पूरे मन से करेंगे और करिए इसको आप। हम लोग भी फील्डों में जा रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं कि यहाँ जो आवश्यकता है वहाँ पे मेन पावर चाहिए, मेन पावर दे रहे हैं, अन्य चीजें चाहिए वो भी दे रहे हैं। बहुत जगह कहते हैं साहब बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो ये अच्छी चीज नहीं है। ये अब कोई भी टीचर है बच्चे नहीं आ रहे हैं, हेडमास्टर का बच्चे नहीं आ रहे हैं, साहब हम तो बुला रहे हैं। ये इस तरह की चीजें आप कोई मायने नहीं रखती हैं कि आप क्या कह रहे हो। आपका काम नहीं हो रहा तो 100 बहाने करते हैं, वो बहानेबाजी का काम बिल्कुल बंद। जो काम होना माने होना, सही ढंग से होना। बच्चे आ रहे नहीं आ रहे, ये संस्था प्राचार्य की, हेडमास्टर की और सब्जेक्ट टीचर की जवाबदारी बनती है कि बच्चों को स्कूल में लाएं। ये क्यों नहीं ला पा रहे, ये उनका फेलियर माना जाएगा और कुछ नहीं होगा कि आपने ना प्रयास किया ना आप कुछ कर रहे हैं। फिर इस पर कार्रवाई होगी। अभी हमने एक टीचर को सस्पेंड, एक प्रभारी को सस्पेंड भी किया है, जो टीचर मुख्यालय पर नहीं रह रहे हैं, अप डाउन करते हैं, उनको हमने सो कॉज नोटिस जारी कर दी है। मुख्यालय पर ना रहने पर फिर आप कार्रवाई करेंगे। तो ये आप लोग पूर्णतः सुनिश्चित कर लें कि आपको जो दायित्व दिया है, अगर छुट्टियों में कहा गया है कि आपको जाना है, तो इसको अपना धर्म समझिए, अपना कर्तव्य समझिए। ये फालतू की बातें नहीं होना चाहिए, व्हाट्सएप बढ़िया चलाने लगे, ये शिक्षकों के साथ ऐसा हो रहा वैसा हो। आप शिक्षक हैं, गुरु हैं, आप भविष्य के निर्माता हैं, देश के निर्माता हैं, राष्ट्र निर्माता हैं। आपको अपने सारे काम छोड़ करके राष्ट्र निर्माण का काम करना है, तभी आप सम्माननीय हैं। आपके जो अधिकार है वो आपके अधिकार आपको मिलते हैं और मिलेंगे, मिलते रहेंगे। लेकिन जो दायित्व है उनसे पीछे नहीं हटिए। आप दायित्व को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लीजिए आप, तभी आप सम्माननीय हैं। कुछ लोग बैठ जाते हैं जो लोग कोई काम ही नहीं है, ना स्कूल में पढ़ाना, ना कभी स्कूल में जाना, शिक्षक बन गए हैं दुर्भाग्य से, तो वो अपने सोशल मीडिया पे कुछ भी नेतागिरी का काम डालते रहते हैं। ये बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं है उनसे। अब इस प्रकार की भविष्य में अगर अनुशासनहीनताएं होंगी तो निश्चित रूप से मैं कार्रवाइयां करूंगा, वो कोई भी हो चाहे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप अधिकारियों से मिलिए, विभाग के लोगों से मिलिए, बात कीजिए, अपना पक्ष रखिए। ये नहीं कि सोशल मीडिया पे डालने लगे, ये बहुत ही गंदी आदत है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा ये। और आप पूरे मन से इस काम को करिए। इस तरह से आपको ये सारी व्यवस्थाएं उस दिन कराना है। तो ये आपका जो ओएमआर शीट है उसको बच्चों को अच्छी ढंग से समझा देना है। ग्रेड 8 और 10th के लिए सर्वेक्षण सर्वे सुबह 10:30 बजे शुरू होगा और दोपहर 12:30 बजे तक जो है चलेगा। और 3 और 5 के लिए 10:30 बजे से शुरू होगा और दोपहर में 12 बजे समाप्त होना है इसको।
सर्वेक्षण समय होते ही उपलब्धि परीक्षण पुस्तिका को OMR एकत्रित कर लेनी है आपको, और ये एकत्रित करके फिर उसका वैल्यूएशन होगा। ऑब्जर्वर को सौंपना है आपको ये OMR शीट बंद करके। सुनिश्चित करें कि सभी OMR सही ढंग से भरे गए हैं, फिर उन्हें परीक्षक को सौंप देना ऑब्जर्वर को। चरण जो है 20-21 पूर्ण होने के तुरंत बाद चयनित छात्रों को छात्र प्रश्नावली PQ जो प्यूपिल क्वेश्चन है वितरित करें, छात्र क्वेश्चन, और PQ में दिए गए प्रश्नों को समझाने के लिए उनके साथ बातचीत करें। आपको समझाइश देना है उसमें, लेकिन कुछ बताना कुछ भी नहीं है उनको। ग्रेड 3 और 5 के छात्रों से विकल्प पर प्रतिक्रिया बुकलेट पर गोल टिक करके एकत्रित करें। इसके बाद चुने गए विकल्प पुष्पन जी PPT शेयर करें। FI द्वारा PQ OMR में भरा जाना चाहिए। तो जो निर्देश हैं इनको अच्छे ढंग से आप लोगों को पढ़ लेना है, और बच्चों के साथ एकदम बिल्कुल फ्रेंडली व्यवहार करना है आपको। उनको किसी तरह से ना डांटना है ना फटकारना है, उनका पूरा सहयोग करना है, उनकी मदद करनी है, लेकिन प्रश्न पत्र हल वो अपने मन से ही करेंगे, उसमें आपको कोई उनका जो है वो नहीं करना है। और उनको ये है कि आप ये समझा दें कि आपको सही विकल्प जो है चयन करना है, और उसमें फिर OMR शीट में आपको उसको भरना है। यदि उन्हें कोई शंका हो तो उसका समाधान करें। अगर कोई बच्चा कुछ चीज समझ नहीं पा रहा, कुछ समझना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो आप उसको ये बात बता सकते हैं कि आपको ये चीज ऐसे करनी है। FI को इस हैंड आउट के अंत में दिए गए फील्ड नोट्स को अपडेट करना है। उनको अपना टाइम टू टाइम ऑब्जर्वेशन करके और लिखते रहना है। सभी OMR पर भरे जाने के बाद प्रयुक्त और अप्रयुक्त परीक्षण पुस्तिकाओं, टेस्ट बुकलेट सहित सभी सामग्रियों को वापस एकत्रित करें, और पैकिंग के लिए OMR को टेस्ट बुकलेट से अलग करना है। OMR आपको अलग कर लेना है, और उनकी जो बुकलेट जो दिया गई थी आपको टेस्ट वाली, वो अलग कर लेनी है। सभी OMR भर जाने के बाद प्रयुक्त और अप्रयुक्त वाला ये आपको अलग अलग। अप्रयुक्त का मतलब है कि मान लो कि आपको 30 बच्चों के लिए दिया गया था, 28 बच्चे आए, 2 बच्चे नहीं आए, तो वो आपकी जो बची हुई है वो अप्रयुक्त है, और जिनका बच्चों ने उपयोग कर लिया है वो प्रयुक्त वाली कहलाएंगे। सभी भरी हुई OMR शीट की गणना करें और सत्यापित करें कि सर्वे किए गए प्रत्येक छात्र से सभी OMR शीट एकत्रित कर लिए गए हैं। माने ऐसा नहीं, जब 28 बच्चे आए हैं तो 28 ही आपके पास OMR शीट होना चाहिए। उनको सीरियली बिल्कुल केयरफुली चेक करके ही आपको फिर सील करनी है। यदि ऑब्जर्वर मौजूद नहीं है तो पैक्ड सामग्री DLC को जमा करने की आवश्यकता हो सकती है। तो ये आपकी कार्रवाइयां हैं। सैंपल करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है। नियंत्रण पत्रक पर चरण दर चरण मार्गदर्शिका दी गई है। देखो आपको ये थोड़ा इसको शेयर कीजिए पुष्पेन जी आप PPT को। ये परिदृश्य है, उसमें क्या करना है पुष्पन जी? इसमें है जब सिंगल सेक्शन स्कूल में कक्षा में 30 या 30 से कम हो, इसमें है मान लीजिए कोई आपका एक ऐसा स्कूल है जो नेस के लिए सिलेक्टेड हुआ है, और उसमें एक ही सेक्शन है उस कक्षा का, और उस सेक्शन में 30 या 30 से कम बच्चे भी हो सकते हैं। मान लो 25 बच्चे ही हो उस सेक्शन में, तो आपको क्या करना है, इन छात्रों के साथ ही सर्वेक्षण आपको करना है। जितने बच्चे हैं आपके उतने के साथ ही आपको ये परीक्षा लेनी है। छात्रों को सैंपल करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तदनुसार नियंत्रण सीट अद्यतन करें। जब सैंपल स्कूल में एक से अधिक सेक्शन हो, खोलो लास्ट पेज चलाओ। ये जो आपका सैंपलिंग वाला है ना, ये 26 पॉइंट के बाद लास्ट वाला पेज चलाओ, ये सबसे लास्ट।
हाँ बस यही वाला, यही और वाला। ऊपर थोड़ा नीचे लाओ, परिदृश्य वाला। और थोड़ा नीचे लाओ। नहीं ये नहीं, ये परिदृश्य वाला है ना जो 26 के बाद का। हाँ ये वाला, यही 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 परिदृश्य जो दिख रहा है, इसको थोड़ा बोल्ड वो कर दीजिए, आप जूम कर दीजिए। तो जब ये इसमें देखिए पहला ही पॉइंट दिया है कि मान लीजिए कि हमारा कोई ऐसा स्कूल सेलेक्ट हो गया है जिसमें जिस ग्रेड के लिए वो सिलेक्ट हुआ है, तीसरी, पांचवी, आठवीं, 10वीं, और उसमें एक ही सेक्शन है। उस सेक्शन में 30 बच्चे हो सकते हैं या 30 से कम हो सकते हैं। तो फिर आपको उनकी सैंपलिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मान लो 45 बच्चे हैं तो 30 बच्चों का चयन करना है। ठीक, तो इस ढंग से अपन को उनको सारे के सारे बच्चों को उस ढंग से बिठाना है। जब सैंपल स्कूल में एक से अधिक सेक्शन हो, अगर एक से अधिक सेक्शन है तो क्या करना, कागज की एक चिट पर ABCD लिखें, फिर उनमें से रैंडम तरीके से एक अनुभाग सेक्शन चुनें। इन चयनित अनुभागों में ही नेस आयोजित किया जाना है। मान लो 4 सेक्शन है तो उनका एक चयन कर लिया कि हमने इसमें से मान लो कि B सेक्शन को ले लिया, तो फिर B सेक्शन के बच्चों को उसमें बैठाना है। तो ये सब वहां से आपको किया जा रहा है। जब एक से अधिक सेक्शन वाले विद्यालय के चयनित होने पर चयनित अनुभाग में ठीक 30 छात्र हों तो कोई और सैंपल लेने की आवश्यकता नहीं है। इन छात्रों के साथ ही सर्वेक्षण करें, तदनुसार नियंत्रण पत्र अद्यतन करें। मान लीजिए कि 3 सेक्शन है उसमें और एक ABC है, और उसमें से मान लो कि C सेक्शन में 30 से कम बच्चे हैं और वो चयनित हो गया, तो फिर आप उसमें से कुछ बच्चे ले सकते हैं। एक से अधिक सेक्शन वाले विद्यालय के चयनित होने पर चयनित अनुभाग में 30 से कम छात्र हों तो क्या करना, चिट एंड ड्रा पद्धति, पर्ची बना करके दूसरे सेक्शन का चयन करें, किंतु पहले से चयनित सेक्शन को छोड़कर चयनित अनुभाग सेक्शन से अतिरिक्त छात्रों का चयन करें, जितना कि सैंपल को 30 बनाने के लिए आवश्यक। मान लीजिए हमने जैसे अभी बताया कि ABC 3 सेक्शन है और उसमें हमने रेंडमली जो पर्ची सिस्टम से एक निकाल लिया, ABC लिख के एक उठा ली, और वो C सेक्शन आया और C सेक्शन में मान लो 25 बच्चे हैं, बाकी 2 सेक्शनों में 30 बच्चे थे, 30 के सेक्शन बने थे। तो फिर 25 बच्चों को लेकर के फिर हमें किसी एक सेक्शन में से पर्ची उठा करके AOB में से, और फिर उसमें से कोई भी 5 बच्चे लेकर के 30 पूरे कर लेना पड़ेंगे। इस तरह से हम 30 बच्चों को पूरा कर लेंगे। तो चिट एंड ड्रा पद्धति कहलाती, पर्ची बना करके सेक्शन का चयन कर लें, किंतु पहले से चयनित सेक्शन को छोड़कर, उसको नहीं छोड़ें। जैसे ABC है तो हमारा C सिलेक्ट हो गया, अब A और B बच्चे हैं तो A और B में से फिर कोई एक पर्ची उठाएंगे और उसमें से फिर कोई भी 5 बच्चे हम देख लेंगे। तो ये करना है। तो जब चयनित स्कूल या तो एकल सेक्शन हो या मल्टी सेक्शन हो और 30 से अधिक छात्र चयनित कक्षा में हो तो फिर क्या करेंगे आप, छात्रों के चयन और NASID के आवंटन के चरणों को समझने के लिए नियंत्रण पत्रक, कंट्रोल शीट, निर्देश उसकी बैक साइड पे जो लिखे हैं उनको देख करके आपको ये कार्रवाइयां पूरी करनी है। इस तरह से हमारा ये परीक्षा की जो तैयारियां हैं, बच्चों की बैठाने का जो सिस्टम है, वो चयनित बच्चे जो होंगे वो 30 बच्चों को उसमें परीक्षा में सम्मिलित होना है। तो 30 बच्चों का आप चयन कर लेंगे। अगर 30 से ज्यादा 40-45 बच्चों का सेक्शन है तो उसमें से 30 बच्चे चयनित करना है, वो भी आप जो है 30 पर्चियां निकाल लेंगे, या कोई 10 पर्ची या 15-40 है 10 पर्ची निकाल ली, 45-15 पर्ची निकाल ली, मान लो वो पर्चियां अलग कर दीजिए, बाकी से बचे रहेंगे। तो इस ढंग से आपको बच्चों को रैंडमली चयन करना है। तो ये सारी तैयारियां आपको जो है अभी से पूरा अध्ययन कर लेना है। आपको एक दिन पहले जाकर के स्कूल की सारी व्यवस्थाएं देख लेनी है। आप परीक्षा के दिन ही पहुंचेंगे, मान लो वहां पे पता लगा कि कोई व्यवस्था ही नहीं प्रिंसिपल ने की है, या प्रिंसिपल बीमार है तो बाहर चला गया, बहुत लापरवाह है, पहुंचे ही नहीं वहां पे। प्राइवेट स्कूल भी इसमें शामिल है, गवर्नमेंट स्कूल भी इसमें शामिल है, आप प्राइवेट स्कूलों पे भी जोर देंगे। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा एक दिन 2 दिन पहले से देख लेना है, वहां पहुंचना है, सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें आप परीक्षा के पहले ही। और उस दिन आपको 7:30 बजे पहुंचना, बच्चों को 1 घंटे पहले बुलाना है
और 1 घंटे पहले बुला करके 10 बजे से जब परीक्षा होगी 10:30 से, तो फिर आपको जो है उसके पहले 9:30 पे बुला लीजिए और बच्चों को 1 घंटे में इंस्ट्रक्शन दीजिए सारे, और वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी परीक्षा दे सकें। इसके लिए आपको उन्हें तैयार करके रखना है। उन्हें कोई हड़बड़ी ना हो, कोई भय ना हो, कोई डर ना हो, कोई परीक्षा का भय जो रहता है क्या, उनको समझाना है कोई परीक्षा नहीं है, पास और फेल वाली नहीं है। इसमें आपकी दक्षताओं को केवल जांचा जा रहा है, ठीक है, आपको कितना आप सीख चुके हैं, केवल उसका मापा जा रहा है। तो आपको ये प्रयास करना है कि आप अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो इस तरह से ये है। अगर इसमें किसी की कोई क्वेरी हो, कुछ बात करना चाहता हो, तो अपना हैंड रेज करे, वो उससे अपनी बात को कह सके। कितने लोग कर रहे हैं? देखिए, यहाँ से सभी के लिए अनम्यूट कर दिया गया है। यदि किसी की कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो अपना माइक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ नहीं पूछ। वैष्णी शर्मा, पूछना आप चाहती हूँ। वैष्णी शर्मा, आपने हैंड रेज किया, आपका कोई प्रश्न है क्या? आपने माइक को अनम्यूट करके अपनी बात को रखिए। वैष्णी शर्मा, हाँ, प्रतिमा गोस्वामी जी, आपका कोई प्रश्न है? आपने माइक को अनम्यूट करके रखिए। जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर जैसे 30 बच्चे क्लास में हो जाते हैं, उसके बाद सर अगर और एक्स्ट्रा बच्चे बचते हैं, 10 होते हैं, 5 होते हैं, तो फिर उनका क्या किया जाएगा? ये मुझे समझ नहीं आया। उनको नहीं करना है, उनकी परीक्षा नहीं होनी, बस जो बच्चे सेलेक्टेड होंगे उन्हीं का करना है। अच्छा, तो सर उनको सर वो पर्चियां डाल के उनको सिलेक्ट किया जाएगा? हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। देखिए, अभी बच्चों की सैंपलिंग के संबंध में आपको एक वीडियो भी दिखाया जाएगा। तो उसमें टोटल जो प्रोसीजर है, बच्चे 1 से 30 सेलेक्ट करना है, उसके बाद यदि ज़्यादा हो तो क्या करना है, यदि कम हो तो क्या करना है। आप उसको वीडियो को ध्यान से देखें, आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ये अभी जो परिदृश्य वाला आपने बताया ना, वो सारी चीजें आप देख लो वीडियो में। दिखाओ, इनको वीडियो दिखा दीजिए। जी ठीक है भैया जी, सर का थैंक यू बोलेंगे। तो अभी हमारे बीच हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर श्री शर्मा जी आपको एफआई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनके बारे में आपको बता रहे थे। तो अभी एनएएस पोर्टल पे इन वीडियोस को भी अपलोड किया गया है। यदि आपके मन में कोई क्वेरीज है तो आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें। आपके जो सारे डाउट्स हैं लगभग क्लियर हो जाएंगे। और यदि इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरीज है तो आप चैट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिखें, उसको लास्ट के 15 मिनट में उसको सॉर्ट आउट करके आपको बताया जाएगा। चलो, ये देखिए, आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है कि आपको बच्चों की सैंपलिंग कैसे करना है। आवाज नहीं आ रही, मैं इससे करूँ क्या? सैंपल लेने से पहले कृपया आप सभी का इस मॉड्यूल में स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम सैंपलिंग प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, जो सर्वेक्षण के दिन सैंपल स्कूल में ऑब्जर्वर और फील्ड इन्वेस्टिगेटर द्वारा किया जाता है। सर्वेक्षण करने से पहले आपको सेक्शन और छात्र के सैंपल्स दोनों को पूरा करने की आवश्यकता है।
सैंपल लेने से पहले कृपया सर्वेक्षण किए जा रहे ग्रेड के लिए स्कूल प्रमुख या कक्षा प्रभारी से अटेंडेंस रजिस्टर जरूर प्राप्त कर लें। एनईएस छात्रों के लिए अलग अलग सिनेरियोज हैं जो इस प्रकार हैं। सिनेरियो 1 में आप सर्वेक्षण के लिए स्कूल को रिपोर्ट करेंगे और जिस ग्रेड में सर्वेक्षण किया जाना है उसके लिए केवल एक ही सेक्शन हो। उदाहरण के लिए XYZ पब्लिक स्कूल में ग्रेड 3 सर्वेक्षण के लिए केवल एक सेक्शन है, सेक्शन ए। अब सेक्शन ए में अगर 30 या 30 से कम छात्र हैं तो इन सभी छात्रों के साथ सर्वेक्षण कराया जाएगा। छात्र अटेंडेंस रजिस्टर की सहायता से कंट्रोल शीट को अपडेट करें। सिनेरियो 1 में बस इतना ही। सिनेरियो 2 में जहां सर्वेक्षण करने वाले ग्रेड में एक से अधिक सेक्शन हैं, मान लीजिए कि XYZ पब्लिक स्कूल ग्रेड 3 के लिए सर्वेक्षण में 5 सेक्शन हैं। फिर कैसे चुनें कि किस सेक्शन में सर्वे करना है? इस मामले में कागज की चिटों पर सेक्शन A, B, C, D और E के नाम लिखें। उन्हें शफल करें और फिर एक चिट को चुनें। यदि वो सेक्शन B का चिट है तो सर्वेक्षण के लिए सेक्शन B का चयन किया जाता है। इसके बाद ये देखें कि सेक्शन B में कितने छात्र हैं। यदि ठीक 30 छात्र हैं तो इन 30 छात्रों के साथ सर्वेक्षण किया जाएगा। लेकिन अगर 30 से कम छात्र हैं, उदाहरण के लिए सेक्शन B में 25 छात्र हैं, तो हम क्या करेंगे? जैसा कि हमारे पास अन्य सेक्शन A, C, D, E हैं, हम चिट से करेंगे और एक और सेक्शन को चुनेंगे। उदाहरण के लिए सेक्शन C, और इस सेक्शन से हम गैप को भरने के लिए 5 छात्रों को रैंडमली चुनेंगे, यानी 30 - 25 = 5। छात्र अटेंडेंस रजिस्टर की सहायता से कंट्रोल शीट को अपडेट करें। कृपया ध्यान दें, किसी भी स्कूल में दिए गए ग्रेड के लिए एनएएस सर्वेक्षण कराने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या 30 होती है। सिनेरियो 3 में इस सिनेरियो में सेक्शन का चयन करने के बाद या तो एक सेक्शन स्कूल या एक से अधिक सेक्शन स्कूल में यदि हमें 30 से अधिक छात्र मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि XYZ पब्लिक स्कूल में जिस सेक्शन का सर्वेक्षण किया जा रहा है उसमें 50 छात्र हैं। ऐसे मामले में हम निम्नलिखित कदम उठाएंगे। हमें किसी ऐसी चीज की गणना करने की आवश्यकता होती है जिसे सैंपलिंग इंटरवल कहा जाता है। आइए इसे M मान लेते हैं। M की गणना करने के लिए सेक्शन में छात्रों की कुल संख्या को 30 से विभाजित करें। तो XYZ पब्लिक स्कूल के मामले में एक सेक्शन में 50 छात्रों के साथ 50 को 30 से विभाजित करेंगे। विभाजित करने पर आपको 1.6 मिलेगा। इस संख्या को पास की किसी संख्या से राउंड ऑफ करें। इस स्थिति में जो कि 2 है, इसलिए M = 2। इसके बाद अलग अलग चिटों पर समान रूप से छात्रों के रोल नंबर लिखें। 1 से 50 तक अलग अलग चिटों पर लिखना है और एक चिट निकालनी है। ये सर्वे या पहले सर्वे छात्र के लिए शुरुआती रोल नंबर होगा। मान लीजिए कि XYZ पब्लिक स्कूल के मामले में ये रोल नंबर 32 है। अब आपके द्वारा पहले एकत्र किए गए अटेंडेंस रजिस्टर को देखें और रोल नंबर 32 को सिलेक्ट करें। ये छात्र पहला सैंपल छात्र होगा। अब सैंपलिंग इंटरवल M का उपयोग करते हुए प्रत्येक mth छात्र का चयन करें, यानी प्रत्येक दूसरे छात्र का चयन करें। तो 34, 36, 38 और इसी तरह 30 छात्र पूरे होने तक। अगर गिनती 50 को पार करती है तो आप 1 से फिर से शुरू करेंगे जब तक कि 30 छात्र पूरे नहीं हो जाते। यदि कोई छात्र अनुपस्थित है तो उन रोल नंबरों को छोड़ दें और अगले M रोल नंबर का चयन करें जब तक कि कुल 30 छात्रों का चयन न हो जाए। सैंपलिंग प्रक्रिया पूरा होने के बाद चुने गए पहले छात्र को NAS ID 01, दूसरे छात्र को NAS ID 02 और इसी तरह सभी छात्रों को NAS ID दिया जाएगा। यही वह क्रम भी है जिसमें इन छात्रों को बैठाया जाएगा। छात्र अटेंडेंस रजिस्टर की सहायता से कंट्रोल शीट को अपडेट करें। इसके साथ आपने सैंपलिंग प्रक्रिया का अपना मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।